नमस्कार। वैसे तो मैं महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज के लिए इन दिनों महाराष्ट्र की यात्रा पर हूं और अभी अमरावती में हूं। लेकिन सुबह सुबह प्रयागराज से जिस तरह की तस्वीरें आई और जो खबरें आ रही हैं, और मैंने पता किया, चूँकि आप हमेशा से जानते हैं कि प्रयागराज से मेरा क्या रिश्ता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनसे एक अलग तरह का भावनात्मक जुड़ाव मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं बहुत वर्षों तक अपने जीवन के छात्र जीवन में प्रयागराज, तब के इलाहाबाद में रहा हूँ, और प्रतियोगी छात्रों से एक अलग तरह का उनके संघर्ष का वो जीवन हमने खुद जिया है, इसलिए एक अलग लगाव महसूस करता हूँ। तो मैं आज ये वीडियो, हालांकि अंतराल ज़्यादा हो गया, यात्रा में ज़्यादा हूँ, तो इसलिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन तब भी प्रतियोगी छात्रों की परेशानियों को देखकर उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, और इस वक्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता किया तो लोक सेवा आयोग को चारों तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने लोक सेवा आयोग के सामने धरना दिया हुआ है। और उनकी ये मांग है कि ये जो 2 दिनों में ARO की परीक्षा की जा रही है और ये जो PCS प्रीलिम्स की परीक्षा की जा रही है, उसको एक दिन में किया जाए, एक शिफ्ट में किया जाए, और नॉर्मलाइजेशन जैसी बात न की जाए। उनका विरोध इसी को लेकर है। मैंने एक वीडियो कोई 25 दिन पहले, 20-25 दिन पहले एक वीडियो इस मसले पर बनाया था कि छात्रों के 1 साल जो बर्बाद हुआ है, इसका गुनहगार कौन है और इसकी सज़ा किसको मिलेगी। मैंने उसमें विस्तार से बताया था कि क्या कारण है कि छात्रों के प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर और 2 दिन की परीक्षा को लेकर क्या है। ये छात्रों की जो परेशानी है, इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर के बच्चे प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने या तो प्रतियोगी परीक्षाएं दी हो या अभी दे रहे हैं। इसकी जो तकनीकियां हैं, इसके जो विरोध प्रदर्शन की वजह हैं, शायद वो लोग ना समझ पाएं जो दूर दूर से इसको देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जरा आप अगर नहीं जानते हो तो आप ये जानें कि नया हुआ क्या है और छात्रों का विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मेरा कहीं कोई एक तो दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश, राज्य में अगर कोई भी अपनी मांगों के लिए, अपनी बातों के लिए धरना देता है, विरोध प्रदर्शन करता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद का रास्ता होना चाहिए, लाठीचार्ज का रास्ता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये तो प्रतियोगी छात्र हैं, बेचारे खुद से खाना बनाते हैं। इलाहाबाद के, प्रयागराज के विद्यार्थियों के संघर्ष की दास्तां वही लोग सुनाने से क्या है। जो लोग महसूस न करें वो, अगर आप दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर सकते तो वो दास्तां सुनाने से भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। खुद से खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, रूम मेंटेन करना, मकान मालिक के रोज़ ताने सुनना, घर वालों के ताने सुनना, सालों तक पड़े रहना, और इसके बाद दिन को दिन न देखना, रात को रात न देखना, एक आदत सरकारी नौकरी के लिए गरीब किसान परिवारों के बच्चे, मझोले व्यापारियों के बच्चे, नौकरी मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों के बच्चे ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की, सरकारी नौकरियों की एक आदत परीक्षा देने के लिए वो प्रयागराज का रुख करते हैं। रईसों के घर के बच्चे या जो संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनका ठिकाना दिल्ली होता है और दिल्ली में रह करके वो तैयारी करते हैं। वो सुविधाएं प्रयागराज के बच्चों को नहीं मिल सकती और उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बच्चे जो आज रात को वहाँ घेर करके खड़े हैं और बैठे हुए हैं, जिन पर लाठीचार्ज भी दोपहर में हुआ धरना प्रदर्शन के वक्त। पहली बात तो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के आमतौर पर हमारे दिनों में, पीछे के दिनों में, इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन होता था तो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जाके मुलाकात करता था पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या सचिव या जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, वो आकर के उनकी बात सुनते थे, उनका ज्ञापन प्रतिनिधिमंडल का लेते थे और कहते थे, आश्वासन देते थे कि हम आपसे इस मामले में बात करेंगे। लेकिन इस मामले में जो मैंने अभी तक मुझे जानकारी मिली है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अधिकारी और उनके चेयरमैन या कोई सचिव, या अभी तक जो जानकारी मुझे है, जिस तरीके से मैंने किसी ने छात्रों से संवाद स्थापित करने की कोई कोशिश। दरअसल अब जो व्यवस्था बनती जा रही है उसमें कुर्सी पर बैठे लोगों के हाथ में डिसीजन लेने की ताकत भी नहीं है। वो खुद से कोई निर्णय लेने, तो इसलिए किसी इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में या तो वो छुप जाते हैं या चुप हो जाते हैं, क्योंकि कोई डिसीजन वो खुद से ले नहीं सकते। उसमें तो देखना है दिल्ली लखनऊ की तरफ कि उधर से क्या नतीजा आता है।
दरअसल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को फरवरी में एआरओ की परीक्षा करानी थी, पर्चा आउट हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा आउट हुआ, ये विरले ही होता है, लेकिन पर्चा आउट हुआ और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों की और जिन लोगों के हाथ में पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस प्री की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, उनके हाथ पांव फूल गए। और इलेक्शन होना था 2024 का, कहीं छात्र लगातार लीक होती परीक्षाओं से नाराज ना हो जाएं, सिस्टम से ना नाराज हो जाएं, और इसलिए उस परीक्षाओं को टाल दिया गया। कौन इतनी आफत ले, कौन आफत मोल ले, कहीं इसका भी। और पुलिस कांस्टेबल का पर्चा आउट हुआ ही था और एआरओ का भी पर्चा, तो उसको टाल दिया गया कि अब ये अक्टूबर में ये परीक्षा कराई जाएगी। एआरओ का कोई जिक्र नहीं हुआ। फरवरी मार्च में जो परीक्षा कराई जानी थी वो अभी नवंबर में नहीं हुई है। एक परीक्षा 7-8 दिसंबर को, एक 22-23 दिसंबर को रखी गई है। यानी ये पूरा साल वो एआरओ और पीसीएस प्री की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का खत्म हो गया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक संस्था है और उसके, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके कमजोर होने के संकेत ये जो नए फैसले हैं उससे मिलता है। कैसे? 1937 से 1990 तक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में पीसीएस की जो परीक्षा, जिसको सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं, प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा, वो 1937 या आजादी के बाद से मान लीजिए 1990 तक वो सिर्फ मेंस परीक्षा यानी एक लिखित परीक्षा होती थी। 1990 से प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स परीक्षा शुरू हुई, जिसको वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, जिसमें एक सवाल पूछा जाता है, उसके 4 जवाब होते हैं, आपको टिक मारना होता है और उसके 2 पेपर रखे गए, एक सामान्य ज्ञान का और एक सब्जेक्ट का। फिर बाद में उसमें तमाम तरह के परिवर्तन हो गए। 1996 में पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्केलिंग पद्धति लागू की। 1990 में जब प्रीलिम्स शुरू हुआ, उसका कारण था छात्रों की बढ़ती संख्या को देख के एक साथ लिखित परीक्षा कराना संभव न हुआ, इसलिए एक स्क्रीनिंग हो जाए, एक प्रारंभिक परीक्षा पर ही लोग छट जाए और जो संख्या है वो कम संख्या लिखित परीक्षा में दे, उसके बाद इंटरव्यू और इसके बाद सिलेक्शन हो। लेकिन 6 साल ये व्यवस्था चली, बाद में विसंगतियां सामने आई। वो उन दिनों हम लोग भी सिविल सर्विसेज या एग्जाम्स देते थे, तो विसंगतियां क्या सामने आई? कुछ एग्जामिनेशन, कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर आसान आने लगे, आसान आए चाहे ना आए, वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा आसान होने लगे थे। कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर्स, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत लेंदी था और कुछ सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप उस तरह के बहुत सवाल बनने की संभावनाएं नहीं थी। जितनी हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, उतना शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं बन पा रहे थे। तो एक व्यवस्था स्केलिंग की गई कि स्केलिंग के जरिए एक ऐसा मापदंड स्थापित किया जाए, और स्केलिंग की मार उन लोगों को झेलनी पड़ी, उसमें भी खेल हो गया। जिस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स कम हुआ करते थे, स्केलिंग में उनको फायदा हो गया। जिनके इस सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स होते थे, उनका नुकसान हुआ। खैर, वो जाने देते, उस पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बाद में वो थोड़ी बहुत चीजों के साथ वैसे ही चलता रहा। अब मसला ये है कि एक परीक्षा, अभी 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा तक एक क्वेश्चन पेपर आता था, एक दिन में पेपर होता था, 2 पालियों में पेपर होता था, सारे एग्जामिनी बैठते थे और उसके बाद से एग्जाम हो जाता था। इस बार 2 का हो गया, 2 दिन परीक्षा होगी, यानी अगर 6 लाख अभ्यर्थी हैं तो 3-3 लाख 2 पालियों 2 दिन में कराया जाएगा। इसी का विरोध कर रहे हैं छात्र। एआरओ की परीक्षा 2 दिन में होगी, जबकि उसे 1 दिन में होना चाहिए था। कारण जानते क्या है? कारण यह है कि कांस्टेबल की परीक्षा में जब पेपर आउट हो गया, तो यूपी पब्लिक भर्ती बोर्ड ने एक व्यवस्था बनाई कि अब सरकारी विद्यालयों में ही, और जो विद्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर की दूर में होंगे, उन्हीं राजकीय विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सेंटर रखा जाएगा। और इस हिसाब से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2 दिन की परीक्षा कराई और पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा इस बार सही तरीके से संपन्न हो गई। अब आप सोचिए, कहां कांस्टेबल और कहां एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, एसटीओ, रजिस्ट्रार की परीक्षा। कांस्टेबल की परीक्षा इस तरह से संपन्न हो गई, तो ऐसा सुनने में आया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश को भी निर्देश दिया गया कि वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को अपना मापदंड बनाकर इसी तरह की परीक्षा आयोजित कराएं। इससे पहले निजी विश्वविद्यालयों, मैंने खुद
निजी स्कूल में सेंटर पड़ा था, मैं गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लेता था। तो अब निजी परीक्षा जब सेंटर्स को हटा दिया, तब 5.5 लाख लोगों को एग्जाम कराने की व्यवस्था नहीं मिल पाई, सेंटर नहीं मिल पाए, जिलाधिकारियों ने सेंटर नहीं दिया। जो दिया जितना उतने में नहीं हो सकती थी, तो तरीका निकाला गया, जैसे यूपी पुलिस में 2 बार हुई, जैसे कांस्टेबल की परीक्षा 2 बार में हुई, वैसे एसडीएम और डिप्टी एसपी की परीक्षा भी 2 बार में करा लीजिए। इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन इतनी आसान चीज नहीं है। दुनिया का कोई फार्मूला समानता स्थापित इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कर सकता, और उसी लिए विद्यार्थियों को ये दिक्कत है। आप बताइए, यूपीएससी वो प्राइवेट संस्थानों में, अभी एसएससी का एग्जाम हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, वो प्राइवेट संस्थानों में उसका सेंटर पड़ा। क्या प्राइवेट संस्थानों में ही नकल होती है? क्या वहीं से पर्चे दाखिल होते हैं, पर्चे लीक होते हैं? क्या वो पर्चा जो लीक हुआ था वो कहां से लीक हुआ था यूपी पुलिस का आपको पता? गुजरात में। और कैसे लीक हुआ था? प्रेस से ले जाने। तो सवाल ये, और ये छप कहां रहा है पर्चा, ये भी आपको मालूम है, ये भी ठेके पर काम चल रहा है। तो सवाल यह है कि जब आईएएस की परीक्षा, जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में करा सकता है, एसएससी की परीक्षा हो सकती है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं हो सकती? और पिछले साल तक हुई है। पिछले साल के अभ्यर्थियों की संख्या इस साल के अभ्यर्थियों से कितनी ज्यादा या कम है? लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जैसी परीक्षा कराई, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को सिपाही की भर्ती परीक्षा की तर्ज पर एसडीएम की भर्ती परीक्षा, डिप्टी एसपी की भर्ती परीक्षा कराने का निर्देश, अब वो लिखित में है या मौखिक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी आधार पर उसी तरह से इसको तय करके करने का किया गया। आप बताइए, इसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी 3-4 साल पहले या 5 साल पहले ज्यादा से ज्यादा एलटी ग्रेड की परीक्षा कराई। 9 लाख परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए और परीक्षा एकदम साफ सुथरे तरीके से करा दी गई। कैसे? आप परीक्षा नहीं करा पाएंगे या लीकेज नहीं रोक पाएंगे, इसके लिए इतने बड़े विद्यार्थियों के साथ ऐसा, इसमें रास्ता क्या निकलेगा? आप बताइए। मैं आज एग्जाम दे रहा हूं 7 तारीख को, मुझसे पूछा गया कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, और जो दूसरे दिन 8 तारीख को परीक्षा दे रहा है उससे यह पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है। दोनों अभ्यर्थियों को यह कहने का हक है कि वो सवाल इस सवाल से ज्यादा आसान है। फिर इसमें आप नॉर्मलाइजेशन में आप उपस्थित या परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। अब आप बताइए, मेरी क्या गलती है? 5,90,000 लोगों में आपने 2,95,000 एक दिन, 2,95,000 एक दिन की परीक्षा का आपने फार्मूला निकाल दिया। पहले दिन 2,60,000 लोग बैठते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे परीक्षा हो रही, इतना दूर जाना है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, परीक्षा का स्तर, बहुत सारी चीजें हैं, अगले दिन होने वाली परीक्षा में अगर 70,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी और 2020 एक जगह 70,000 लोगों ने दी, 25,000 छोड़ दिया, एक जगह 70,000 लोगों ने छोड़ दी और 2,20,000 लोगों ने दिया, कहां होगा नॉर्मलाइजेशन? कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन? और प्रश्न कैसा कठिन है, सरल है, इसका क्या मापदंड होगा? किस आधार से नॉर्मलाइजेशन होगा? अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति में बहुत फर्क होगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के 5वें राष्ट्रपति, 5वें प्रधानमंत्री और 5वें उपराष्ट्रपति, ये तीनों सवालों में बहुत फर्क है। पूछे जाने को कहने का कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये छात्रों की मांग इस तरीके की है। अब सरकार के सामने दिक्कत क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने दिक्कत क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई फोर्स तो है नहीं, उसके पास कोई अपनी व्यवस्था तो है नहीं। आपने पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा कराई तो आपने सारे थानों को और सारे पुलिस कप्तानों ने, सारे आईजी ने, सारे डीआईजी ने, सारे डीजी उत्तर प्रदेश ने, होम सेक्रेटरी ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। हर जगह 3 दिनों 4 दिनों तक मेरी जानकारी में पुलिस थानों में सीओ, एसओ, सिपाही, दरोगा कोई और काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा में लगे हुए थे। क्या इस तरह के फोर्स के इंतजामात कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश का पुलिस सर्विस कमीशन को यह ताकत देगा? क्या इतनी व्यवस्था पुलिस की करेगा? नहीं करेगा।
क्योंकि जिला अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर तमाम बातों को सामने रख करके वो पता नहीं कितनी फोर्स दे, और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एग्जाम कराने के सिवा क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। उसकी अपनी एक समस्या है, वो इसमें अब इसका एक तरीका निकाल दिया गया। अब इस पर जिस तरह का छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। मैं ये छात्रों का ये विरोध, मेरी समझ से एक छात्र होने के नाते उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, और ये नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका, क्योंकि 2 दिन लगातार सेम क्वेश्चन पेपर आ नहीं सकते। हालांकि अभी तो मैंने एक एनसीईआरटी का मसला सुना था, नॉर्थ ईस्ट में एक एग्जाम हुआ, 2 दिन हुआ, दोनों दिन एक ही पेपर आ गया। देश में क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और छात्रों और युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल जब राजनीति नेता कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, तो पीडीए, तो इन नारों के बीच में चुनाव होगा और छात्र भी इससे प्रभावित होंगे और अपना आंदोलन, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तो सड़कों पर एक साथ आ जाएंगे। लेकिन जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे, अगड़ा और पिछड़ा हो जाएंगे, शहरी और देहाती हो जाएंगे, तब उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। देश की शासन सत्ता पर छात्रों का, नौजवानों का अब वो प्रभाव न रहा, न उनके आंदोलन को कोई सीरियसली ले रहा। नहीं तो इसी देश में छात्रों के आंदोलन की वजह से ही आपको भाई मालूम होगा, गुजरात की सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और जेपी का उसको लीडरशिप मिली, और वही छात्र आंदोलन अजेय और कभी न झुकने वाली इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। बात इसकी नहीं, बात इसकी है कि लोकतंत्र में हर उठने वाली आवाज को सुना जाना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए। टकराहट का कोई स्थान नहीं होता है। छात्रों के इस मांग पर सरकार को, पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठ करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। जबरदस्ती अगर आप 2 पालियों में एग्जाम लेंगे तो एग्जाम होगा, बच्चे बैठेंगे क्योंकि वो मजबूरी है, घर के तरफ से दबाव है, वो तो बैठेंगे ही, लेकिन न्याय नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई भी विरोध प्रदर्शन, कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कही गई बात को न सुन के सिर्फ एक लिया गया फैसला ही एक पूरे समाज पर थोप दिया जाएगा, तो ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल छात्रों के इस मसले पर मुझे इतना ही कहना था। अगली बार फिर किसी वीडियो में हाजिर होऊंगा। वैसे मैं महाराष्ट्र के चुनावी दौरे में व्यस्त होने की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर आजकल थोड़े कम वीडियो डाल पा रहा हूँ, या नहीं डाल रहा हूँ। नमस्कार।